बैक टू हाउस ऑफ एम्बिशन। मेरा नाम नेहा है एंड आई होप गाइस कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आपकी CUET की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज ये जो वीडियो है इसमें आज हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश का मॉक टेस्ट सो दैट वी कैन प्रिपेयर फॉर आवर अपकमिंग पेपर। ओके, इसी पेपर में हम साथ ही साथ कुछ इडियम्स भी सीखेंगे। मैं आपको उन इडियम्स को याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी ताकि अगर वो पेपर में आए तो आपको झट से याद आ जाए कि हमने किस तरह से उसे याद किया था। ठीक है, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और हमारे मार्क्स जो है वो मैक्सिमम आए। ठीक है, तो इसलिए क्या करिए, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इफ़ यू वांट टू गेट मोर हेल्प फॉर योर CUET इट वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले टू बी इन डच। टू बी इन डच मतलब बेसिकली इस फ्रेज का या फिर इस इडियम का मतलब होता है टू बी इन ट्रबल। ठीक है, मतलब खतरे में होना। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखिए, द मोस्ट कंडीशन इज कि आप डच में हैं, मतलब किसी और कंट्री, मतलब दूसरी कंट्री में है इसलिए खतरे में है, तो इसलिए क्या होगा इसका आंसर? टू बी इन ट्रबल या फिर डिसफेवर। ओके, दूसरा है टू सी आई टू आई। टू सी आई टू आई मतलब बेसिकली आप किसी के साथ अग्री करते हैं। ठीक है, या फिर आपका और उनका ओपिनियन जो है वो सेम है। आप उसको आई टू आई देख पा रहे हैं, मतलब उसकी आंखों में आंखें डाल के देख पा रहे हैं, यानी यू अग्री विद हिम। ठीक है, इसीलिए क्या होता है? टू हैव द सेम ओपिनियन। समझ में आ गया? तीसरा है व्हेन द बलून गोज अप। व्हेन द बलून गोज अप मतलब जब कभी भी आप मान लीजिए जब आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स जब आपको बलून दिलाते थे, तो अगर वो बलून आपके हाथ से गलती से छूट जाए और ऊपर चले जाए, अब आप जाके फिर से उन्हें बोलोगे कि मुझे फिर से नया बलून दिला के दीजिए, वो आपको दिलाएंगे तो नहीं, पर उसके बजाय क्या करते थे? डांट और अलग से देंगे। तो मतलब क्या हुआ? सिचुएशन जो अभी अच्छी थी वो एकदम से क्या हो गई? बैड हो गई है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? द सिचुएशन टर्न्स अनप्लेजेंट या फिर सीरियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉचिंग ग्रास ग्रो। अब जो घास होती है वो एक दिन में तो बढ़ नहीं जाती है। ठीक है, टाइम लेती है, और उसको बढ़ते हुए देखना मतलब बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक काम। यानी ये कैसा काम है? ये बोरिंग काम है, इससे कोई भी बोर हो जाएगा, इससे बेहतर कोई और एक्टिविटी कर ली जाए। इसलिए वॉचिंग ग्रास ग्रो मतलब वेरी बोरिंग वर्क। ठीक है, नेक्स्ट है 9 डेज वंडर। ये जो है ना वो बेसिकली हिंदी, अगर आप इसको हिंदी में समझना चाहेंगे तो बोलूँगी मैं 4 दिन की चांदनी। हमारे यहाँ 4 दिन की चांदनी होती है, उनके यहाँ 9 दिन की चांदनी होती है। और 4 दिन की चांदनी फ्रेज जो होता है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ऐसे किसी चीज़ के लिए जो बस कुछ ही दिनों के लिए अच्छी अच्छी दिख रही है, उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं और चली भी जाएगी बहुत जल्दी। ठीक है, तो इसका मतलब भी क्या होता है? 9 डेज वंडर का मतलब क्या होता है? अ डार्जलिंग स्पेक्टेकल ऑफ नो रियल वैल्यू। मतलब एक ऐसा स्पेक्टेकल, मतलब एक ऐसा इवेंट जो दिखने में तो बहुत अच्छा है बट उसकी कोई रियल वैल्यू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, बियॉन्ड द पेल। बियॉन्ड द पेल मतलब क्या होता है? आउटसाइड कॉमनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स। मतलब जो कॉमनली जैसा देखा जाता है ये वैसा नहीं है। ठीक है, बट ये अलग है, हटके है। तो कोई चीज़ जब अलग और हटके होती है ना तो बेसिकली उसको क्या बोला जाता है? बियॉन्ड द पेल। अब पेल, जो पेल चीज़ होती है बेसिकली उसमें क्या होता है? अंदर से रोशन नहीं होता, चमक नहीं होती है। और अगर कोई चमकती हुई चीज़ आ जाए तो आप क्या करते हैं? पेल चीज़ से नज़र हटा के उसके ऊपर ध्यान देने लगते हैं। उसी तरह से इस फ्रेज को याद करने का तरीका क्या है? बियॉन्ड द पेल का मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसमें चमक है, बेसिकली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड से हटके है, आउटसाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रो डस्ट इनटू माय आईज। थ्रो डस्ट इनटू माय आईज मतलब इसको तो पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि जब किसी की आंखों में धूल झोंकना मतलब क्या? उसे चीट करना। तो इसका आंसर क्या होगा? चीट मी। ठीक है, नेक्स्ट, सैलेड डेज। सैलेड डेज आपके एडोलेसेंस के डेज को कहा जाता है। ठीक है, इसे सैलेड डेज क्यों कहा जाता है और इसे याद करने का तरीका भी है। बेसिकली जब हमारी एडोलेसेंस होती है तो हमारे पास बहुत सारी मिक्सचर्स ऑफ फीलिंग होती है। हम एंग्री होते हैं, हम जेलस होते हैं, हमें आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा होता है। तो एक तरह से एक सैलेड है, बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से मिलके बना हुआ है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? सैलेड डेज बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मतलब सारे कान। अब सारे कान जब किसी चीज़ को मिलके सुन रहे हैं यानी वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और कान उस पर क्या दे रहे हैं? अटेंशन दे रहे हैं। तो व्हेन यू से टू समवन कि आई एम ऑल ईयर्स मतलब मैं अटेंटिव है, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच यानी कि पहली स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट, अ वाइल्ड गूस चेज। जंगली जानवर को पकड़ना एक तो पहली बात बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और उतना ही ज़्यादा अनप्रॉफिटेबल होता है क्योंकि आप वो जंगली है। ठीक है, वो डोमेस्टिक कंडीशन में जी नहीं पाएगा।
इसी तरह से अ वाइल्ड गूस चेज मतलब एक वाइल्ड गूस को पकड़ना एक बहुत ही अनप्रॉफिटेबल बिजनेस है, यानी अब आप पकड़ भी लो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, टू होल्ड वाटर। टू होल्ड वाटर मतलब टू साउंड लॉजिकल, या फिर क्रेडिबिलिटी होना कि हाँ ये बात सुनी जा सकती है, इसमें लॉजिक है। अगर आप वाटर ही नहीं होल्ड कर सकते तो क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ वाटर होल्ड कर सकती है बेसिकली वो लॉजिकल है, उसे सुना जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू हैव अदर फिश टू फ्राई। अगर आपसे कोई कहे कि प्लीज़ स्पीक अप रियली फास्ट, आई हैव अदर फिश टू फ्राई, मतलब जल्दी जल्दी बोलो क्योंकि मुझे दूसरे इंपॉर्टेंट काम भी करने हैं, ठीक है, जल्दी बोलो। तो इसका आंसर क्या होगा, सम इम्पॉर्टेंट वर्क टू अटेंड टू। अ क्लोज शेव। अ क्लोज शेव मतलब अगर आप रेकलेसली शेविंग लोग जो लोग करते हैं उनको अगर आपने देखा हो तो अगर वो रेकलेसली बिना कुछ सोचे समझे शेव करना स्टार्ट कर दे तो कितने सारे स्क्रैच आ जाए, मतलब शेविंग तो नहीं होगी यहाँ पर, पूरा मुंह जो है कट ज़रूर जाएगा। इसीलिए क्लोज शेव मतलब क्या होता है, डेथ को एकदम नियरली छू के निकल जाना, ठीक है। व्हेन यू क्लोजली शेव, आप चाहते हो कि जो जो छोटे छोटे दाढ़ी के तिनके हैं वो मतलब सबसे अच्छी तरह से कट जाए पर चोट भी ना है, उसी तरह से क्लोज शेव का मतलब होता है नैरो एस्केप फ्रॉम डेथ, ठीक है, डेथ को छू के निकल जाना, ठीक है। नेक्स्ट, पीकॉक इंडिया बेर। सबसे पहले ये जो एनालॉजी आती है, ठीक है, इसी तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं CUET में, तो इन एनालॉजी में हमें सबसे पहले तो पैटर्न या फिर रिलेशन समझना होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये दिया है कि पीकॉक का इंडिया है तो इंडिया और पीकॉक में क्या रिलेशन है, पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बेर जो है वो कौन सी कंट्री का होगा, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, रशिया का या फिर इंग्लैंड का, आपको पता है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर रशिया। रशिया का जो नेशनल एनिमल है द ग्रेट यूरेशियन बेर, वो इसीलिए इससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या होगा, रशिया ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड, आर्कियोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब वो लोग जो बर्ड की स्टडी करते हैं या फिर ऑफ कोर्स उनकी जो स्टडी का सब्जेक्ट होता है वो क्या होती है, बर्ड्स होती हैं, उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट सबको पढ़ा जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आइलैंड्स, मीडिएटर्स, आर्कियोलॉजी, एक्वेटिक। अब इस क्वेश्चन को और ऐसे ऑप्शंस को देख के तो कोई भी आंसर बता देगा दैट द आंसर इज आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, आर्कियोलॉजी। ये थोड़ा टाइपो हो गया, इसका आंसर क्या होगा, आर्कियोलॉजी, ठीक है, द वन हु स्टडी द हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट, पार्सिमोनियस, माइजरली, एक्स्ट्रावेगेंट। अब ये जो शब्द है काफ़ी बड़े बड़े आ गए हैं, इनका मतलब पहले समझना पड़ेगा। पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस मतलब कोई भी ऐसा इंसान जिसे पैसे खर्च करने में बहुत दुख होता है, ठीक है, मतलब वो पैसे खर्च करना ही नहीं चाहता है। माइजरली, माइजरली का मतलब क्या होता है, कंजूस, ठीक है। तो पार्सिमोनियस का मतलब भी क्या है, कंजूस है, और माइजरली का भी मतलब क्या है, कंजूस है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या हुआ, ये दोनों के दोनों क्या हैं, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, ठीक है, दे आर सिनोनिमस टू ईच अदर, समझ में आ गया। उसी तरह एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट का सिनोनिम क्या होगा, पहली बात तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है वो जो खूब खर्चा करता है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, क्लोज फिस्टेड, जो अपनी मुट्ठी बंद करके रखता है, बी स्पेंड थ्रिफ्ट, सी थ्रिफ्टली, डी प्रोविडेंट। प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है, जो दूर की सोच के चले, ठीक है। थ्रिफ्टी मतलब क्या होता है, सोच समझ के खर्चा करने वाला। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब क्या होता है, बिना सोचे समझे खर्चा करने वाला। तो एक्स्ट्रावेगेंट का सिनोनिम क्या होगा, स्पेंड थ्रिफ्ट, ठीक है। इसका आंसर क्या है, स्पेंड थ्रिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसाइलेशन, कंसिलिएशन, फ्रेंडली, कॉन्फ्रंटेशन। फिर से रिलेशनशिप ढूंढते हैं, कंसिलिएशन एंड फ्रेंडली मतलब दोनों के दोनों क्या है, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, क्योंकि कंसिलिएशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर देना, फिर से दोस्त बन जाना, ठीक है। फ्रेंडली मतलब आप समझ ही गए हैं। कॉन्फ्रंटेशन का मतलब क्या होता है, फाइट करना, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फाइट होगा। मीटिंग नहीं होगा, टॉकिंग नहीं होगा, रिजॉल्विंग नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, फाइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रासाइज, वेलकम, डेंस। ऑस्ट्रासाइज करना मतलब किसी को बहिष्कृत करना। अब इसका सिनोनिमस
शब्द तो नहीं है वेलकम, क्योंकि अगर आप किसी को बहिष्कृत कर रहे हैं तो दूसरे ही तरफ जाके आप उसका वेलकम तो नहीं करने लगेंगे, उसकी आवभगत तो नहीं करने लगेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये एंटोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, एंटोनिम्स का मतलब होता है ऐसे शब्द जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है, विलोमार्थी शब्द। समझ में आ गया। तो डेंस, डेंस मतलब क्या है, जिसमें बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा मैटर है। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका स्केयर होगा, स्लिम होगा, स्पार्स होगा या फिर लीन होगा। इसका आंसर है, इसका आंसर स्लिम नहीं होना चाहिए, ये भी टाइपो है, इसका आंसर होगा स्पार्स, ठीक है। तो डेंस का क्या नाम है, जो आपका एंटोनिम क्या होगा, वो होगा स्पार्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्नॉक्शियस, डिस्गस्टिंग, कोवेनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्नॉक्शियस, किसी भी चीज़ को ऑब्नॉक्शियस तब कहा जाता है जब आप उसकी साइट को ही बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसको देखना ही बर्दाश्त नहीं है, बहुत ही घिनौना है, गंदा है, ठीक है। डिस्गस्टिंग मतलब जिसको देख के अच्छा ना लगे, घिनौना, गंदा। तो इन दोनों, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हमारे सिनोनिम हो गए, यानी सेम मीनिंग वाले शब्द। कोवेनेंट, कोवेनेंट का मतलब क्या होता है, केस होता है, क्यूपॉन होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेटलमेंट होता है। कोवेनेंट बेसिकली एक रिटन क्या होती है, बेसिकली एक अग्रीमेंट होती है, रिटन अग्रीमेंट होती है बिटवीन 2 पार्टीज, 3 पार्टीज, 4 पार्टीज, कितना भी मान लीजिए, ठीक है। तो रिटन अग्रीमेंट को ही हम दूसरा क्या कह सकते हैं, हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्टरकेशन, कॉम्प्रोमाइज, एनिमोसिटी। ऑल्टरकेशन, दो लोगों के बीच में ऑल्टरकेशन हो गई, मतलब क्या हो गया, फाइट हो गई, ठीक है। फाइट इन द सेंस, कैसी फाइट हो गई, बहुत ही बड़ा क्वारल हो रहा है, क्वारल कैसा, बहुत ही चिल्ला चिल्ला के लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ करना मतलब चल ठीक है यार, बात मान ली एक दूसरे की और झगड़ा ख़त्म कर दिया। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं बेसिकली एंटोनिम्स, ठीक है। एनिमोसिटी मतलब क्या होता है, दुश्मनी। दुश्मनी का उल्टा क्या होगा, लव होगा, लक होगा, लॉस होगा, एंगर होगा। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है लव। इफ़ यू हैव दुश्मनी देन उल्टा क्या होगा, लव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपैचुएशन, पैशन, कंसाइनी। इनपैचुएशन, थोड़े समय के लिए आने वाली इंटेंस फीलिंग को बोला जाता है इनपैचुएशन, ठीक है। पैशन ऑल्सो इज द सेम, मतलब इंटेंस फीलिंग को क्या बोला जाता है, पैशन बोला जाता है। तो इफ बोथ द वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग विच इज़ इंटेंस, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये दोनों हो जाते हैं सिनोनिम्स। कंसाइनी, कंसाइनी मतलब जिसकी तरफ कंसाइनमेंट भेजा गया है, बेसिकली कुछ आपने सेंड किया, वो रिसीवर है। कंसाइनी मतलब रिसीव करने वाला, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा, डेलीगेट होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, नॉमिनी होगा, मैसेंजर होगा, ठीक है। डेलीगेट कौन होते हैं, जो बेसिकली किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव, ये तो पता ही चल रहा है कि वो कौन है, रिप्रेजेंटेटिव है, किसी ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव है। नॉमिनी, नॉमिनी मतलब जिसको, किसी को आपने नॉमिनेट किया हो कि ये है, इसे मिलेगा या फिर ये मेरी तरफ से जाएगा, ठीक है। बेसिकली जो भी है वो ये है, जो भी फ़ायदा होगा इसको होगा। डी मैसेंजर, तो इसका यहाँ पर सिनोनिम क्या बन जाता है, इसका सिनोनिम यहाँ बन जाता है नॉमिनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ्लुएंट, पुअर, इम्पर्टिनेंट। एफ्लुएंट मतलब क्या, इफ़ पीपल आर एफ्लुएंट मतलब दे आर रिच, ठीक है। एफ्लुएंट होना मतलब रिच होना। इन शब्दों को याद कर लीजिएगा इस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चंस हैं यहीं आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इनको बदल बदल के बोल लिया जाए और आप उस टाइम पे पेपर में जाके ये याद करें, अरे यार उस टाइम पे उस शब्द का मतलब देख लिया होता तो आज ये वाला आंसर हो जाता। इसीलिए हर शब्द को एक बार उसका मतलब सुन लीजिए, स्किप करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर एनी ऑफ यू, ठीक है। इसलिए इसका मतलब क्या है, एफ्लुएंट का मतलब, एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच होना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, पुअर होना। ऑपोजिट मीनिंग वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, एंटोनिम्स कहा जाता है। इम्पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है, इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है बेसिकली रूड, ठीक है। अगर आप डिसरिस्पेक्टफुल हैं, अगर आप रूड हैं, देन यू आर इम्पर्टिनेंट, ठीक है। अब रूड होने का एंटोनिम क्या होगा, यानी ऑपोजिट विलोम शब्द क्या होगा, क्या वो एरोगेंस होगा, क्या वो अप्रोप्रिएट होगा, क्या वो रिस्पेक्टफुल होगा, क्या वो मॉडेस्ट होगा, ठीक है। एरोगेंस मतलब क्या, एरोगेंस का मतलब क्या होता है, एरोगेंस का मतलब होता है बेसिकली आप मतलब आप दिखा रहे हैं कि मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है, ठीक है, और उनसे गुस्सा गुस्सा से घूम रहे हैं, ठीक है, उनको डिसरिस्पेक्ट दिखा रहे हैं,
अप्रोप्रिएट मतलब क्या, एकदम सही। रिस्पेक्टफुल मतलब रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मॉडेस्ट मतलब क्या होता है, मॉडेस्ट मतलब क्या, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है, मतलब एकदम सटीक अमाउंट में जितना हो पा रहा है, मतलब जैसा आंसर एक नेचुरल आंसर होता है वैसा आंसर आप दे रहे हैं। तो इसका क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा, अप्रोप्रिएट, ठीक है। इम्पर्टिनेंट का मतलब क्या, बेसिकली बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, तुम कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, ठीक। तो इसका उल्टा क्या होगा, अप्रोप्रिएट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इररेवरेंस। रेवरेंस, किसी को रेवरेंस देना मतलब बेसिकली उसको इज्जत देना। और जो रेवरेंस शब्द होता है मोस्टली रिलीजियस टर्म्स में यूज़ होता है, मतलब उनको भगवान समान देखते हैं, मतलब वो स्पिरिचुअली बहुत हाई हैं, ठीक है। तो यू गिव देम रेवरेंस, आप उनको इज्जत दे रहे हैं, ठीक है। इररेवरेंस क्या हो जाएगा फिर, इररेवरेंस मतलब आप उनको इज्जत नहीं दे रहे हैं। उसी तरह से रिस्पेक्ट इज़ गिविंग रिस्पेक्ट, यानी इज्जत देना। डिसरिस्पेक्ट करना मतलब इज्जत ना देना। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, ये दोनों के दोनों सिनोनिम हो जाते हैं। अगेन एक बार रिपीट कर देती हूँ, सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग वाले शब्द। प्लीज़ पेपर में इसको मत गलत करिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आप पेपर करने तो जाते हैं बट सिंस टाइमिंग में इतने उलझ जाते हैं कि आप क्वेश्चन को पढ़ना ही ज़रूरी नहीं समझते और घर आके बोलते हैं अरे यार ये तो मैंने गलत कर दिया। और उसके चक्कर में मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में क्या होता है, ये 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, इनका सेट होगा, ठीक है। और मतलब उनके मार्क्स ज़्यादा होंगे और ये 5 क्वेश्चंस एक साथ आएंगे। आप एक गलत करते हो और उसके बाद क्या होता है, आप क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, आपने एक गलत किया और उसके साथ सारे के सारे गलत हो जाते हैं, क्योंकि आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। तो ऐसे मार्क्स गंवाने से बेहतर या तो आप पेपर देने जाइए मत। अगर जा रहे हैं तो पेपर को प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, क्योंकि रिग्रेट नहीं करना है, ठीक है। जो भी करना है पेपर के टाइम पे ही करना है। तो बेनेवलेंस का मतलब क्या होता है, काइंडनेस होता है। सिनोनिम है तो सिनोनिम इसका क्या होगा, मॉर्बिडिटी होगा, काइंडनेस होगा, विजन होगा, इल विल होगा। तो जैसा मैं बोल चुकी हूँ इसका बेसिकली सिनोनिम क्या है, काइंडनेस। इल विल मतलब किसी के लिए दुश फीलिंग रखना, मतलब उसका भला ना चाहना, ठीक है। मॉर्बिडिटी मतलब क्या होता है, बेसिकली डिजीज, मतलब बीमारी होना। मॉर्बिडिटी मतलब इन अ स्टेट ऑफ डिजीज़, यानी आपको किसी को कोई कुछ बीमारी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, इस सेशन, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपकी ऐसी ही मदद होती रहे CUET के लिए। और अगर आप चाहें तो ये आप वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आप सबको अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिले और आप इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स को एक बहुत ही ग्रेट इम्पीटस दे सकते हैं, उसमें आप हाईएस्ट स्कोर करें, ठीक है। डू सब्सक्राइब द चैनल। इट ऑल्सो रियली अप्रिशिएट्स द एफर्ट्स दैट वी पुट इन मेकिंग सच वीडियोज़, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है गाइज तो प्लीज़ इसको शेयर करें और लाइक करें। तो आगे बढ़ते हैं। फैसिलिटेट करना मतलब किसी चीज़ को करवाने में बेसिकली हेल्प करना, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज़ को होने दे रहे हैं तो उसका उल्टा क्या हो सकता है, आप उसको ना होने दें। और यही मतलब होता है हिंडर का, यानी किसी चीज़ को होने से रोकना। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, सिनोनिम के एंटोनिम, ये दोनों हो गए एंटोनिम्स, ठीक है। अब आता है कोएक्स करना मतलब बेसिकली किसी को क्या करना, परसुएड करना कि कर लो ना, थोड़ा सा नच करते हैं ना ये बोल के कि थोड़ा आगे बढ़ा के एनकरेज करके कि कर लो ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, डल, डिसवेड, एक्टिव, स्पीड। ऑफ कोर्स अगर आप परसुएड कर रहे हो तो परसुएड का उल्टा क्या होता है, डिसवेड, ठीक है। तो आंसर क्या है, डिसवेड हो गया। कोएक्स करना मतलब परसुएड करना, मतलब एनकरेज करके बोलना कि प्लीज़ कर लो, परसुएड करना, और बी डिसवेड इसका उल्टा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्स्टिनेट, स्टबन, ट्रैम्प। ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेट मतलब क्या होता है, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है बेसिकली अड़ियल हो जाना, ठीक है। नहीं, बात नहीं मानना तो नहीं मानना, ठीक है। अपनी बात पे आ गए तो आ गए। तो उसी का सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, स्टबन, अड़ियल, ठीक है। तो ट्रैम्प का मतलब क्या होता है, आपने अगर अपनी इंग्लिश की किताबों में जो चैप्टर पढ़ा होगा, क्या था वो चैप्टर का नाम, मुझे याद नहीं आ रहा। तो रैट, उस चैप्टर में बेसिकली क्या होता है, वो जो रैट का केज बेचते हैं और बेचते बेचते वो क्या करता है, चोरी चकारी करना स्टार्ट कर देता है। तो उसी चैप्टर से रिलेटेड, खैर चलिए वो तो याद नहीं आ रहा है, उसे आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, अड़ियल। स्टबन का मतलब क्या होता है, अड़ियल। ट्रैम्प का मतलब क्या होता है, वैंडरर होता है, चीट होता है, ट्रैवलर होता है, पिलग्रिम होता है। एक एक करके इन सारे शब्दों की बात करते हैं। पिलग्रिम मतलब क्या, बेसिकली श्रद्धा रखने वाले लोग, जो किसी पिलग्रिम
पिलग्रिमेज पे जा रहे हो, मतलब किसी रिलीजियस प्लेस पे विजिट करने जा रहे हो, उन्हें पिलग्रिम कहा जाता है, ठीक है। अगर आप 4 धाम की यात्रा पे चले जाए तो आप पिलग्रिम हैं, अगर आप हज पे चले जाए तो आप पिलग्रिम हैं, ठीक है। दूसरा है ट्रैवलर, आप किसी जगह घूमने जा रहे हैं, आप ट्रैवल करते रहते हैं तो यू आर अ ट्रैवलर। चीट मतलब धोखाधड़ी करने वाला, ठीक है। वैंडरर मतलब वो जिसका घूमने का कोई मोटो नहीं है, कोई एम नहीं है, एमलेसली घूमे जा रहा है। तो ट्रैम्प का मतलब भी वही होता है जिसका जो क्या करते हैं, आवारा होते हैं, ठीक है। तो आवारा का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा यहाँ पर, वैंडरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेस्ट मतलब क्या। एवरेस्ट का मतलब होता है कि पैसों के लिए बहुत ज़्यादा लालच है, ठीक है। एवरेस्ट का मतलब क्या होता है, पैसों के लिए बहुत ज़्यादा लालच है। तो इसका सिमिलर मतलब वाला शब्द क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स ग्रीडी, ठीक है। एपोजिट है, ऑपोजिट नहीं है। एपोजिट मतलब क्या होता है, एपोजिट को अगर मैं सीधा हिंदी में बोलूँ तो इसका मतलब होता है सटीक, ठीक है। एकदम सटीक बात बोली तुमने, एक जो मतलब इस टाइम पे एकदम सही बैठती है ना, तुमने वही किया, सटीक। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉन्ट्री होगा, बिटर होगा, अप्रोप्रिएट होगा, मिसलीडिंग होगा। कॉन्ट्री मतलब क्या होता है, उल्टा। बिटर मतलब क्या होता है, कड़वा। अप्रोप्रिएट मतलब होता है एकदम सही। मिसलीडिंग मतलब धोखा देने वाली, जो सही बात नहीं बता रही है। तो इसका आंसर क्या है, जैसा कि हमें पता चल चुका है, अप्रोप्रिएट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पेबल, ब्लेमलेस, इंक्विजिटिव। कल्पेबल क्राइम, कल्पेबल मतलब वो जो ब्लेम डिजर्व करता है, ठीक है, जिस पे ब्लेम डालना एकदम सही है, उसे कल्पेबल कहा जाता है, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाता है ब्लेमलेस, जिसको ब्लेम नहीं देना चाहिए या फिर वो ब्लेम से परे है, ठीक है। इंक्विजिटिव का मतलब क्या होता है, जिस तरह से मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा, जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ हर क्वेश्चन में, तो जिन्हें क्वेश्चन पूछना पसंद है उन्हें इंक्विजिटिव कहा जाता है, ठीक है। तो इसका एंटोनिम की बात करें ना हम, यहाँ पर रिलेशन क्या है, एंटोनिम्स का है, यानी कि विलोम शब्दों का है। तो जिसे क्वेश्चन पूछना बहुत पसंद है उसका एंटोनिम क्या होगा, ए इनसिंसियर, बी इनडिफरेंट, सी इनसेंसिटिव या फिर डी इंसल्टिंग, ठीक है। इनसिंसियर मतलब तुम्हारे इरादे सही नहीं है यार, ठीक है। बी इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, इनडिफरेंट का मतलब होता है फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी कर लो, कह रहे हो, सुन रहे हो, क्वेश्चन पूछ दिया, दुनिया में कुछ भी घट रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इनसेंसिटिव, उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे, ठीक है। डी इंसल्टिंग, बेइज्जती करने वाला। तो इनक्विजिटिव मतलब जैसे क्वेश्चन पूछना बहुत पसंद, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है बी इंडिफरेंट। मतलब जहाँ तुम्हें हर बात के बारे में जानना बहुत पसंद है, उसी जगह तुम्हें उसका उल्टा क्या होता है, इनडिफरेंट है। अरे हमें नहीं पता करना है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों चलती है दुनिया, क्यों जो धरती है वो सन के चक्कर लगाती है, सन धरती के चक्कर नहीं लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। एक ऐसा इंसान जैसे किसी भी काम का, किसी भी जो हमारा मतलब ऑक्यूपेशन है उसका बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है, उसे क्या कहा जाता है, ए वेटरन, बी जीनियस, सी सीजन्ड, डी एम्बीडेक्स्ट्रस। और इसके आंसर हैं वेटरन, ठीक है। वेटरन मतलब बेसिकली उस गेम का जो सीनियर होता है, अगर क्रिकेटर है तो वो भी वेटरन क्रिकेटर हो गया, आर्मी से है तो वो भी वेटरन हो गया, मतलब उनको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है उस काम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड रिटन ऑन अ टूम्ब। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि टूम्ब क्या होता है। टूम्ब मतलब बेसिकली क्या, जो आपने देखा होगा जो कब्रिस्तान में कब्रें होती हैं, उन कब्रों के साइड में बेसिकली वो पत्थर लगे होते हैं, ठीक है। उन पे जो शब्द लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक। तो सबसे पहला है ए एपिथेट, बी एपिग्राफ, सी सॉलिलोकी, डी एपिटाफ। एपिथेट का मतलब क्या होता है, एपिथेट का मतलब होता है कोई भी ऐसा शब्द जो किसी इंसान की क्वालिटी बताता है, जैसे कि रिचर्ड द लायन हार्टेड, ठीक है। रिचर्ड कैसा है, लायन हार्टेड है, जो लायन हार्टेड हो गया वो एपिथेट हो गया। अब ये जो एपिथेट होता है ना मोस्टली अब्यूसिव सेंस में यूज़ किया जाता है, मतलब लायन हार्टेड हटा दो, टिमिड हार्टेड बोल दो, ठीक है। बेसिकली टिमिड हार्टेड, तो ये क्या हो गया, एपिथेट हो गया, उसकी क्वालिटी बता रहे हो, वो क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, ठीक है। दूसरा है एपिग्राफ, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स इससे बहुत रिलेट कर पाएंगे। एपिग्राफ का मतलब होता है इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, किसी भी सॉलिड चीज़ पे, पत्थर पे, कॉइन पे
पहाड़ों पे, केव्स में आपने गड़ा गड़ा के नक्काशी कर करके कुछ लिखा हो, उसे इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। और अगर ऐसे ही इंस्क्रिप्शन किसी कॉइन पे लिखे गए हों, किसी पत्थर पे लिखे गए हो, तो उनको एपिग्राफ भी कहा जाता है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन। सॉलिलोकी मतलब आपने बहुत बार देखा होगा ऐसे लोगों को जो उनके दिमाग में चल रहा होता है वो उसको बाहर बोलते रहते हैं, मतलब खुद से ही बातें कर रहे हैं, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसकी बात कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। मतलब वो अपने आप को कंसल्ट भी करते रहते हैं, वो कंसल्ट ही इस तरह से करते हैं अपने आप को, क्या मुझे ये करना चाहिए, हाँ कर लूँगा, ये होगा वो होगा। तो ऐसे लोग जो अपनी बातें, दिमाग की बातें बोले जा रहे हैं, अपने आप से ही बातें करते रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन बातों को क्या बोलते हैं, सॉलिलोकी। ठीक है, लास्ट है एपिटाफ। एपिटाफ मतलब वो शब्द जो टूम स्टोन पे लिखे होते हैं। टूम मतलब कब्र, और टूम स्टोन पे जो लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, एपिटाफ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एपिटाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीलधली डन। स्टीलधली, ए devious, बी nefarious, सी surreptitiously, डी villainous। सबसे पहले तो समझ लेते हैं स्टीलधली का मतलब क्या होता है। स्टीलधली कोई भी काम करना मतलब कोई किसी भी काम को चुपके से करना, और चुपके से ताकि किसी को पता ना चले। ठीक है, तो इसका अगर इसी शब्द को आपको रिप्लेस करना तो आप इन चारों में से कौन सा शब्द यूज़ करेंगे, डीवियस। डीवियस का मतलब होता है बड़ी स्ट्रेटेजिकली कोई काम करना, ठीक है, बड़े दिमाग लगा के, शैतानी दिमाग लगा के। नफेरियस, नफेरियस मतलब क्रिमिनल एक्ट। ठीक है, मतलब ये एक्ट गंदा था, ये तो काम अच्छा ही था ही नहीं, गंदे तरीके यूज़ करना। सरप्टिशियसली, सरप्टिशियस का मतलब होता है किसी भी काम को चुपके से करना। ठीक है, और चुपके से क्यों करना, क्योंकि अगर वो पता चल जाएगा तो लोग ऑफ कोर्स डांटेंगे। ठीक है, इसीलिए तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, विलेनस पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरप्टिशियसली। ठीक है, इसका आंसर क्या है, सरप्टिशियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका अब यूज़ नहीं होता, पहले यूज़ होता था, तो उसको हम इतना बड़ा सेंटेंस बोलने से बेहतर एक शब्द में कैसे बयां करेंगे। ए डिसोलेट, बी एब्सोल्यूट, सी ऑब्सोलीट, डी प्रिमिटिव। डिसोलेट मतलब क्या होता है, आप किसी भी जगह चले जाओ और अगर आपके साथ कोई ऐसा दोस्त है जिसको इंग्लिश बोलने का बहुत शौक है, वो बोलते हैं व्हाट अ डिसोलेट प्लेस। तो डिसोलेट का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसी जगह जो बहुत ही ज़्यादा ना मतलब पुरानी है, लोनली सी वाइब है वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे और बहुत ही ख़राब हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसी जगह को क्या बोलते हैं, डिसोलेट। दूसरा है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब एकदम वही। तीसरा है ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब ऑफ कोर्स यू गेस्ड इट राइट, इसका मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जो अब यूज़ नहीं होती। डी प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब जिसका ज़्यादा डेवलपमेंट ही ना हो पाया हो। बायोलॉजी के बच्चे अगर यहाँ पर है तो वो समझ सकते हैं कि प्रिमिटिव सेल मतलब वो सेल जिसके जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो डेवलप्ड ही नहीं है, न्यूक्लियस डेवलप्ड ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को क्या बोला जाता है, प्रिमिटिव, जो अभी तक डेवलप ही नहीं हो पाए, हाथ पैर नाक मुँह कुछ नहीं निकला है उनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या है, ऑब्सोलीट हो गया। नेक्स्ट, वन नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग। ए मॉरल, बी अमॉरल, सी इमॉरल, डी इमॉर्टल। एक ऐसा इंसान जिसको ये फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है, यार कुछ भी सही गलत हो क्या फ़र्क पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, मॉरल, अमॉरल, इमॉरल, इमॉर्टल। मॉरल का मतलब क्या, जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही काम है। ठीक है, इमॉरल का मतलब क्या, जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गलत होगा। ठीक है, अमॉरल का मतलब क्या, ऑफ कोर्स अगेन यू गेस्ड इट राइट, वो इंसान जिसको ये फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है, डी इमॉर्टल, इमॉर्टल का मतलब आप जानते हैं, और अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनेसिया। ए फ्लैटर, बी प्रेज, सी इनएक्टिविटी, या फिर डी क्योर ऑल। पेनेसिया किसे कहा जाता है, फ्लैटर करने को बोला जाता है, प्रेज करने को बोला जाता है, या फिर इनएक्टिविटी को बोला जाता है, या फिर किसी ऐसी चीज़ को बोला जाता है जो हर चीज़ का इलाज है। तो पेनेसिया का सिंपल और सीधा सा मतलब क्या होता है, क्योर ऑल मतलब हर चीज़ का इलाज। ठीक है, सब ठीक कर देती है पेनेसिया। नेक्स्ट, विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब क्या, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ अ वुमन। ठीक है, तो इस जो लाइन में विंडिकेशन है उसका मतलब क्या है, ए ओपन, बी वेंटिलेट, सी जस्टिफाई, डी रेकमेंड। इसका आंसर क्या होना चाहिए,
इसका आंसर होता है जस्टिफाई। वेन एवर यू आर आस्क्ड टू विंडिकेट समथिंग, और वेन एवर आपकी कोई स्टेटमेंट या फिर आपकी कोई स्पीच किसी भी चीज़ को विंडिकेट करे, किसी भी फैक्ट को विंडिकेट करे, मतलब वो उस फैक्ट को जस्टिफाई करती है, उसके लिए एविडेंस देती है कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ यू कैन अफोर्ड अ न्यू कार योर बिजनेस मस्ट बी लुकिंग अप। आपको दिए गए शब्द रेड एंड शब्द को रिप्लेस करना है। आप कौन सा शब्द अप्रोप्रिएट तरीके से चुनना चाहेंगे? आप फ्लरिशिंग, इम्प्रूविंग, इंक्रीजिंग या फिर नो इम्प्रूवमेंट। अगर आप नई कार अफोर्ड कर सकते हैं तो आपका बिजनेस पक्का क्या हो गया होगा? फ्लरिश कर रहा होगा, इम्प्रूव कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, या फिर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ऑफ कोर्स डी तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो फिर पैसे तो आ नहीं रहे, और पैसे नहीं आए तो फिर कार कैसे लेंगे? लोन पे तो लेंगे नहीं, इससे बेहतर बिजनेस में ही पैसे लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या है? फ्लरिशिंग, मतलब अच्छा खासा फैल रहा है, फ्लरिश कर रहा है, ठीक है, खिल रहा है। नेक्स्ट, द पुलिस विल बी एम्प्लॉयड एट द प्लेसेस टू बीफ अप द सिक्योरिटी। जो पुलिस होगी उनको एम्प्लॉय किया गया होगा जगह जगह टू बीफ अप द सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी का लेवल बढ़ाने के लिए। तो एम्प्लॉयड को अगर मैं हटाना चाहूँ तो मैं इसकी जगह क्या लगा सकती हूँ? डिप्लॉयड, अपॉइंटेड, एंकरेज्ड, नो इम्प्रूवमेंट। अब नो इम्प्रूवमेंट और एंकरेज तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप पुलिस को एनकरेज नहीं करते, हायर अथॉरिटी पुलिस को एनकरेज नहीं करती, ऑर्डर देती है कि जाके वहाँ पर आप सिक्योरिटी दीजिए। अपॉइंटमेंट इज़ लाइक अपॉइंटमेंट टू अ न्यू जॉब, यहाँ पर आपको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑफ कोर्स क्या होना चाहिए? डिप्लॉयड, उनको तैनात किया गया है। डिप्लॉय करना मतलब तैनात करना। नेक्स्ट, गुलिवर्स ट्रैवल आर एन इंटरेस्टिंग नॉवल। गुलिवर की जो ट्रैवल है वो बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है। क्या वो बहुत सारी नॉवेल्स है? नो, इट्स ओनली वन नॉवल। तो इसका आंसर यहाँ क्या होना चाहिए? इसका आंसर है इज़, ठीक है, इज़ एन इंटरेस्टिंग नॉवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टोल्ड हिज टेल्स ऑफ वू विथ टीयर्स इन हिज आई। उसने अपनी कहानी, दुख भरी कहानी, नमीदार आंखों के साथ बताई थी। ए नैरेटेड, बी रिसाइटेड, सी वॉज टेलिंग, डी नरेट। जब आप किसी को कहानी बताते हैं तो अगर आपने इंग्लिश की किताबों में इंग्लिश की स्टोरीज थोड़ी सी भी ध्यान से पढ़ी तो आपको पहले इसका आंसर आ गया होगा कि आप बताते नहीं हैं, आप नरेट करते हैं। तो यहाँ पर नरेट होना चाहिए, ठीक है। बट ये जो सेंटेंस है वो पास्ट फॉर्म में है, तो इसका आंसर क्या होगा? नरेटेड, ठीक है। और मुझे कैसे पता चले पास्ट फॉर्म में? क्योंकि यहाँ पर देखिए टोल्ड लिखा है। टोल्ड इज़ अ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ टेल, इसीलिए यहाँ पर मुझे पता है ये पास्ट में है, इसीलिए यहाँ पर क्या करा मैंने? नरेटेड लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई प्रेफर टी मोर देन कॉफ़ी। इफ़ आई हैव टू रिप्लेस मोर देन, मैं क्या लगाऊंगी? देन, टू, बेटर देन, मच मोर देन। आई प्रेफर टी मोर देन कॉफ़ी, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, आई प्रेफर टी बेटर देन कॉफ़ी, या फिर आई प्रेफर टी मच मोर देन कॉफ़ी। इसका आंसर, एंड इट इज़ अ सेंटेंस जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज में भी बताया जाएगा। इसका आंसर क्या है? टू, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, ठीक है। नेक्स्ट, एडवांस इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली चॉइस, मतलब ये जो दो सेंटेंस दिए गए हैं ना आपको रेड करके, ये दो अपनी जगह पे एकदम सही हैं। इनके बीच में जो सेंटेंस आने चाहिए उनका सीक्वेंस बदल दिया गया है, आपको सीक्वेंस वाइज उन्हें लगाना है, ठीक है। तो द ओनली चॉइस, पी, यूनिवर्सिटीज़ विल बी टू, क्यू, ट्यूशन फीस टू मीट, आर, लेफ्ट बिफोर द इंडियंस, एस, सब्सटैंशियली रेज द रेजिंग एक्सपेंडिचर। इसका आंसर क्या है? सोचिए। द ओनली चॉइस, इसके बाद क्या आएगा? लेफ्ट बिफोर द इंडियंस, इसका आंसर क्या है? आर, पी, एस, क्यू। लेफ्ट बिफोर द इंडियंस, यूनिवर्सिटीज विल बी टू, सब्सटैंशियली रेज द ट्यूशन फीस टू मीट द रेजिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही कुड नॉट राइज all at once. In the distance he heard an elephant trumpet. He tried again with all his might, but to no use. The next moment he was on his feet. He stepped into the river. It was colder than usual. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑलरेडी दिया हुआ है, Q P R S। Q P R S मतलब he could not rise. He tried again with all his might, but to no use. All at once, in the distance, he heard an elephant trumpet. The next moment, he was on his feet. He stepped into the water. It was colder than usual. Next,
तो यहाँ पर ख़त्म होती है हमारा आज का ये मॉक टेस्ट। आई होप यू हैव लर्न समथिंग एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताइएगा कि आपके मेरे बताने से पहले ऑलरेडी कितने सही थे, ठीक है। इससे आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको और कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और हाँ, अगर आपको ऐसी और भी ज़्यादा वीडियोस चाहिए हो तो देन प्लीज़ राइट में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं आपके लिए और यू वांट मोर ऑफ देम, ठीक है। And do subscribe the channel and share it so that we also know that you are loving it and we also start loving making them more for you, ठीक है। All the best for your CUET, bye bye।